बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा रतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस का रेगुलर बाकायदा आगाज़ आज से हो चुका है। तो ओनली हमारी क्लासेस फ़िज़िकल ही थी, बट ऑनलाइन पे इसलिए लेके गए कि हालात जो जो कंट्रीज़ के हमारे सिचुएशन के अंडर कॉन्शियस जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा एसओपीज़ और जो गवर्नमेंट पॉलिसी हैं उनको भी फॉलो अप करना है। इसलिए शुक्र है कि ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग हमारी जो स्टडी है, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हैं। और जो आप लोगों के सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, आप लोगों की स्टडी का जो मेन प्रोसीजर है वो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी अपनी स्टडी को ऑनलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल एक्टिवेट रखिएगा और अपनी स्टडी पे बिल्कुल फोकस रखिएगा, ताकि आपकी स्टडी को मेंटेन और अपनी स्टडी का जो प्रोसीजर है वो बहाल रहे। तो चलते हैं आप अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस को डील करने की तरफ। आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही है, तो न्यू आगाज़ हुआ जा रहा है और लेक्चर नंबर 1 आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसको हम इंट्रोडक्टरी और इसकी जो फिजिबली रीजन्स हैं, जो इसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, उनको हम कम्प्लीटली डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी आउटलाइंस को आज हम देखेंगे। इनकी कुछ बुक्स वगैरह रिकमेंडेड हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑथर्स हैं वो हम देखेंगे। और जो रिटन बाय हमारे पास बुक है, जो फॉरेन आथर्स हैं, वो है वीडा मर्थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फॉरेन आथर है जो हमने अपना कंप्लीट कोर्स आउटलाइंस कवर अप करनी होगी। वो वीडा मर्थी को हमने ज़्यादा फॉलो अप करना होगा। अदर दैन हमारे पास बर्डन फेरेस है और ये भी बहुत अच्छी फॉरेन आथर की बुक है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेल्ड है, ये भी बहुत फिजिबल और इजी वर्डिंग में बुक राइट की हुई है। बट हमने जो JCUF है और अदर दैन हमारे पास जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं या JCU लाहौर है, JCU फैसलाबाद है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस को बुक रिकमेंडेड या फॉलोअप किया जा रहा है वो वीडा मर्थी होती है। ठीक है, हमने इसको ज़्यादा फॉलोअप करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जितने भी अपने कंप्लीट कोर्स के कंटेंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने फॉलोअप करने होंगे वीडा मर्थी की बुक से। तो हमारे सब्जेक्ट का जो टाइटल है मेन, वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है ना, ये हमारे सब्जेक्ट का कंप्लीट नेम है। जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना तो प्योर है, ना हमारे पास ना अप्लाइड है, ये मिक्स सब्जेक्ट है। इसमें हमने कंप्लीट डीलिंग करनी होती है, जो अप्लाइड की फॉर्मेशन भी हो और न्यूमेरिकली सोल्व करते हुए प्योर की बातें भी कर रहे हों। यानी कि हमने कंबाइन दोनों की जो जनरलाइजेशन है, मॉडिफिकेशन है, इम्प्रूविफिकेशन है, हमने इनको ज्वाइन करना होता है। यानी अप्लाइड में भी बात हम कर रहे होंगे एट अ टाइम, एंड आल्सो बिहेवियर इन द सेंस ऑफ यूज बाय द हेल्प ऑफ प्योर एनालिसिस। यानी कि हमने न्यूमेरिकली सोल्व करते हुए जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ बातें प्योर की हम कर रहे होंगे या फिर हम अप्लाइड की बातें कर रहे होंगे, मिक्सिंग कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के कुछ अंदाज होते हैं, टैकल करने का एक वे होता है। ठीक है ना, तो इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो है इम्पॉर्टेंट टूल। इसमें जो मेन न्यूमेरिकल को सोल्व करने का जो इसका टूल है, जो इसको वर्क करने का एक अंदाज है जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक ऐसी इसकी लैंग्वेज है ना, फीडिंग। कैलकुलेटर के बगैर न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कैलकुलेटर के बगैर न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट तो इंतहाई टफ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशन को आप रफ में कभी भी अप्लाइड नहीं कर सकते, कभी भी उसको शो अप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जितनी देर तक आपको कैलकुलेटर की फॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं करना आएगा, उसकी टर्मिनेशंस को टैकल करना नहीं आएगा, तो आप लोग न्यूमेरिकल में बिल्कुल लूज हो सकते हो। ठीक है ना, तो कैलकुलेटर इसका मेन टास्क है फर्स्ट ऑफ ऑल। और कैलकुलेटर की जो इसकी कोडिंग लैंग्वेज होती है वो है FX991ES+। ये इसका कोडिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कैलकुलेटर होगा जो हम इसको फॉलो करते हुए अपने न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के सोल्व करेंगे और उसके हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये कैलकुलेटर का यूज़ आपको आना इंतहाई कंपलसरी है, यानी कि इसके बगैर आप अपने न्यूमेरिकली सोल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये बात आपने माइंड में रखनी है। या आप सभी स्टूडेंट कैलकुलेटर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका कोई भी मिड एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, तो आपने कैलकुलेटर FX991ES+ सभी स्टूडेंट के पास होना चाहिए।
कोई भी स्टूडेंट आपस में शफल नहीं कर सकता, अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल खुद करेंगे क्योंकि इसमें फंक्शन सेव हो जाते हैं, फंक्शन का रोल खुद स्टूडेंट करना होता है, किसी दूसरे स्टूडेंट को वो कैलकुलेटर देने की इजाज़त नहीं होती। तो कैलकुलेटर जो होगा वो खुद स्टूडेंट अपने पास अपना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो अप करेगा, कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे से कैलकुलेटर नहीं मांग सकता। इस बात का आप सभी स्टूडेंट ख्याल रखेगा। तो टेम्प्रेरी में आपके ग्रुप में इसका मोबाइल की टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक एप्लीकेशन है, वो मैंने सेंड भी की हुई है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, CR GR के लिहाज से। आप सभी स्टूडेंट उस लिहाज से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आर्जी तौर पे टेम्प्रेरी आप अपने मोबाइल में वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। लेकिन परमानेंटली आपके पास वो कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर लें। तो लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो फर्स्ट ओवरऑल टॉपिक जो होगा वो है नॉन लीनियर इक्वेशन। तो नॉन लीनियर इक्वेशन को डील करने का जो एक अंदाज होता है ना, वो ऑलवेज इक्वल हमारे पास कह लें कोई भी फंक्शन एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो वो हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने ना नॉन लीनियर इक्वेशन को डील करने के लिए इसके 5 मेथड्स को डील करना है जो हमारे कोर्स आउटलाइंस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन टास्क है नॉन लीनियर इक्वेशन का वो मैंने आपको बताया कि f(x) इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि नॉन लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हमारे पास होल्ड तब होता है जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल f(x) 0 के इक्वल हो। तो जो इसके मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर 5 मेथड्स एज डिस्कस्ड इन अवर आउटलाइंस, ठीक है ना। वो 5 मेथड्स कुछ इस अंदाज में है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 बाइसेक्शन मेथड, इसका दूसरा नाम होता है बोल्जानो मेथड, या फिर इसका तीसरा नाम होता है इंटरवल हाल्विंग मेथड, ठीक है। बोल्जानो या इंटरवल हाल्विंग या बाइसेक्शन मेथड ये एक ही नेम्स हैं, ठीक है। इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको डिफरेंट नेम्स जैसे मैंने अभी बोले हैं कोई आ जाए तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बाइसेक्शन आ जाए, बोल्जानो मेथड आ जाए या इंटरवल हाल्विंग मेथड आ जाए, ये सेम नेम होते हैं, ठीक है ना। सेकंड है रेगुलर फारसी मेथड, या इसको हम रेगुलर मेथड भी कह देते होते हैं, ठीक है। या इसका तीसरा नाम फाजी पोजीशन मेथड भी होता है, ठीक है। तो सेकंड मेथड ये थर्ड नेम है। 4 हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड है, इसे हम न्यूटन राफसन ओनली भी कह देते होते हैं। और जो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड ये हमारे पास लास्ट मेथड है, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। ये हमारे पास काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होता है और बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है जब इसकी हम आइट्रेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में। तो ये टोटल हमारे पास 5 मेथड्स हैं जो कि हमने अपने कोर्स आउटलाइन में नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अप्लाई करवाने होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें एक और बात आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि हम जब भी कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे होंगे, हम अपनी आइट्रेशन को, ये जो मेथड्स मैंने नेम 5 लिखवाए हुए हैं, जब भी हम अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म करवा रहे होंगे तो उसके लिए कैलकुलेटर को आपने बिल्कुल एहतियातन चेक कर लिया करना है कि कैलकुलेटर आपका डिग्री में है या रेडियन में है। जब आप कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, कैलकुलेटर को ऑन कर लिया, आप उसके हेडर पे जाके देखिएगा वहां पर डी लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है। अगर तो वहां पर डी है तो आप उसको सभी स्टूडेंट रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वो मोड में जाएंगे तो मोड के अकॉर्डिंग वहां पर डिग्री और रेडियन का बटन प्रेस होता है, वो 3 नंबर या 4 नंबर होगा। आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर रेडियन का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका हेडर पे डी से आर में चला जाएगा। अगर वो ऑलरेडी रेडियन में कन्वर्ट है तो आपने उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें कैलकुलेटर को न्यूमेरिकली सोल्व करने के लिए रेडियन में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको ना ये कैलकुलेटर को सोल्व करने का जो हमने कैलकुलेशन इस्तेमाल करनी होती है कि फंक्शन किस अंदाज में लिखते हैं, उसको सोल्व करने का मैंने ये कुछ प्रोसीजर बनाया हुआ है ताकि आपको कोई भी फंक्शन राइट करना हो आप इजीली कैलकुलेटर पे फंक्शन राइट कर लेंगे, जिसके लिए हम न्यूमेरिकली सोल्व करने वाले प्रॉब्लम टैकल कर रहे होते हैं। तो मैंने ये राइट किया हुआ है हाउ टू यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व दीज नॉन लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम, यानी कि नॉन लीनियर इक्वेशन के जो 5 मेथड्स है ना, आप उसको सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर का किस तरह यूज करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को किस तरह डील कर रहे होते हैं, उसके लिए हमने कुछ ये एग्जांपल्स देखनी है कि कैलकुलेटर को वो किस तरह परफॉर्म करवाएंगे, क्या क्या करेंगे, कौन कौन से बटन प्रेस करेंगे जिससे हमारा फंक्शन वगैरह राइट हो सके, ठीक है ना। व्हेन अवर क्वेश्चन डिमांड इज गिवन इन नॉन लीनियर इक्वेशन फॉर्म एज, ये हमने अब देखा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे देता है। अब वो फंक्शन इक्वल टू 0 होगा, इट्स मीन वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब मैं कहता हूं f(x) = 3x - e⁻x इज आल्सो इक्वल टू 0 होता है ये,
ठीक है ना। ये हमारे पास एक फॉर्मेशन है, जब हम एप्लीकेशन करेंगे वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल फॉर्मेशन में है, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने, ये क्वेश्चन हमें आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 3x माइनस ई की पावर x, ये ई एक्सपेंशन है, ये भी कैलकुलेटर में बटन होता है, प्रेस आप कर सकते हो वहां पर। तो ये किस अंदाज में कैलकुलेटर पर लिखना है वो मैंने यहाँ पर राइट किया है। इन कैलकुलेटर वी राइट एज फॉलोइंग बिलो। हमने ये फंक्शन जो है ना 3x माइनस ई की पावर x, ई रेज टू पावर x, इसको हमने कैलकुलेटर पे इस अंदाज में लिखना है। 3x की जगह लिखेंगे हम कैपिटल ए माइनस ई एज इट इज, और x की जगह लिखेंगे पावर में कैपिटल ए। ये कैपिटल ए राइट कैसे करेंगे, ये मैंने यहां पर बटन की कोडिंग लिखी हुई है। आप कैलकुलेटर पे अल्फा का बटन प्रेस होता है, वो हेडर पे होता है, तो अल्फा का बटन आप प्रेस करेंगे, उसका मैरून कलर में होता है, डिफरेंट कलर भी होते हैं, ब्राउन टैब है, रेड हो जाता है, जो डिफरेंट कलर हो, बट आपने वहां पर देख लेना है अल्फा कहाँ पे राइट किया। अल्फा वाला बटन प्रेस करेंगे, साथ ही प्लस आप ये नेगेटिव फॉर्मेशन में ब्रैकेट टर्म्स में राइट वाला बटन होता है। ये नेगेटिव टर्म वाला जो ब्रैकेट टर्म वाला बटन होगा, अल्फा के बाद आपने ये वाला बटन आपने प्रेस करना है, ये कोई 4th रो में होगा। ये वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे, अल्फा के प्रेस करने के बाद ये वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे, यानी कि फर्स्ट अल्फा प्लस ये वाला बटन जब प्रेस किया, तो आपके पास वो ये कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा और ये वाला बटन जब आप प्रेस किया तो आपके पास वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो गया। अब आपने कैलकुलेटर में किस अंदाज में राइट किया, कैलकुलेटर को ऑन कर लिया हुआ है। कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद आपने 3 नंबर लिखा, 3 नंबर के बाद ये कैपिटल ए के लिए आपने अल्फा का बटन पहले प्रेस करना है, फिर उसके बाद ये जो नेगेटिव ब्रैकेट्स फॉर्मेशन में ओपन इंटरवल में जो बटन प्रेस है, इसे आपने अप्लाई करवाना है, यानी अल्फा के बाद ये वाला बटन, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके पास कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने नेगेटिव साइन का बटन प्रेस करना है, फिर ये एप्सिलॉन का भी बटन होता है कोई 3rd रो के अकॉर्डिंग, तो आपने ई एप्सिलॉन राइट करना है। और जब आप पावर लिखेंगे तो वो पावर वाला बटन ये होता है, यानी कि एक्स की पावर में ऐसे छोटा सा बॉक्स राइट किया होगा पावर की फॉर्म में, वो वाला आप जब बटन प्रेस करोगे तो ई की पावर में वो छोटा सा बॉक्स आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर की जबान में बता रहा हूँ आपको। तो वो जो जब आप वो वाला बटन एक्स की पावर वाला प्रेस करेंगे तो ई की पावर में वो बटन आ जाएगा, और वहां पर आपसे वो पूछेगा कि आप ए कैपिटल राइट करें। उसके लिए अगेन आपने यही काम करना है कि अल्फा, साथ में ये वाला बटन प्रेस किया जो नेगेटिव ओपन इंटरवल फॉर्म में है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पावर के अंदर कैपिटल ए कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास इस तरीके से फिर वो फंक्शन राइट हो जाएगा। इतना फंक्शन राइट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, कैल्क का बटन दबाना होता है। अगर आपको वहां से कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाए, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फिर उस लिहाज से आपको बता दूंगा वहां पर ए की वैल्यू क्या जनरेट करनी होगी, ठीक है ना। वो आपसे जब आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे ना, CALC कैल्क, कैल्क का बटन आपके पास 2nd रो में होगा स्टार्ट पे, तो वहां पर CALC कैल्क का बटन है। कैल्क के ऊपर सोल्व लिखा होता है, सोल्व। तो जब आप वो बटन प्रेस करेंगे ना तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए। जब आपसे पूछेगा व्हाट इज ए तो आप ए की वैल्यू राइट करेंगे। ए की वैल्यू जब मैं एप्लीकेशन में करवाऊंगा फिर उसके लिहाज से आपको आइडिया हो जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया है कि आपने ये वाला फंक्शन 3a माइनस ई की पावर कैपिटल ए जो है ये किस अंदाज में कैलकुलेटर में राइट करना है। अभी मैंने जस्ट ये आपको ओवरव्यू दिया है ताकि अगर आपको फंक्शन राइट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आपने बटन को प्रेस करना है। ये बटन प्रेस करने का अंदाज आपको बता दिया है। जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर उसके लिहाज से मैं व्हाट इज ए या जब भी व्हाट इज बी ऐसे कुछ पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी इस तरह की बातों की तरफ हमने मूव नहीं करना। अभी जस्ट आपका ये वर्क है कि आपने ये कैलकुलेटर से इस तरीके का फंक्शन किस अंदाज में और कैसे लिखना होगा। ठीक हो गया। तो ये हमने एक अगेन एग्जांपल ली है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स की पावर 3 माइनस 4x प्लस 9। अब इसको भी हम चाहते हैं कि कैलकुलेटर में लिखना हो तो क्या करेंगे, इन कैलकुलेटर वी राइट एज फॉलोइंग बिलो। तो x की जगह हम लिखेंगे कैपिटल ए और इसकी पावर 3 माइनस 4, इस x की जगह कैपिटल ए प्लस 9 एज इट इज। ये कैपिटल ए लिखने का अंदाज मैंने आपको बता दिया हुआ है। कैपिटल ए किस लिहाज से लिखेंगे, अल्फा वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके प्लस आपके साथ जो बटन आएगा वो ये नेगेटिव इंटरवल वाला आ जाएगा। ठीक है, अल्फा और ये वाला बटन प्रेस किया तो आपके पास कैपिटल ए में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं नेक्स्ट के इसकी ए की पावर में कुछ टर्म लिखनी है तो
तो आप ये पावर वाला बटन प्रेस कर देंगे जो एक्स की पावर में ये स्मॉल बॉक्स बना होता है। तो जब वो स्मॉल बॉक्स बन जाएगा ये बटन प्रेस करने के बाद, तो वो पूछेगा कि आप पावर में वो फंक्शन राइट करें जो आपको रिक्वायर है। तो आप यहाँ से देख के लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आप पावर में वो 3 राइट कर दिया। -4 ये वाला ए टर्म, ये ए वैसे ही अल्फा, और ये वाला बटन प्रेस किया यानी नेगेटिव इंटरवल वाला, प्लस ये 9 एज इट इज। तो ये आपके पास फंक्शन हो जाएगा। फिर कैल्क का बटन दबाना है, CALC वाला कैल्क जिसको आप सोल्व कहते हो, वो बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो पूछेगा कि व्हाट इज ए, ठीक है ना। तो फिर वो व्हाट इज ए जो होगा वो एप्लीकेशन में मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा किस अंदाज में वो राइट करना होगा। तो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला आपने सेव करना होता है ना, जो आपके पास ये गिवन क्वेश्चन का फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल होता है। ये आपके पास एक्चुअली पॉलिनोमियल ही होता है, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल फॉर्मेशन थी, बट ये हमारे पास ट्रांसडेंटल पॉलिनोमियल फॉर्मेशन है, और ये हमारे पास एक ओनली ऑन पॉलिनोमियल फॉर्मेशन है, ओनली ऑन कंटेनिंग वन वेरिएबल फॉर्मेशन, और इसके हायर ऑर्डर टर्म भी कंटेन कर रहे हैं, मतलब पावर 1 से मोर देन है, यानी कि पावर 3 है हायर देन। तो यहाँ पर हमने ये इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि किस अंदाज में लिखना है, इसके फंक्शन को कैलकुलेटर पे किस तरीके से सेव करेंगे। एक तो फंक्शन ये आप सेव कर लिया करेंगे। सेकेंडली, जो आपने एक फंक्शन को लिख लिया उसको रिमूव नहीं होने देना। अब आप चाहते हैं कि सेकंड फॉर्मूला आपने लिखना है या एक अनदर फंक्शन राइट करना है, तो उसके लिए आप अपने फंक्शन को ऑन ऑफ वाले बटन पे प्रेस नहीं करेंगे, कुछ भी आपने नहीं करना, आप डायरेक्टली अपने फॉर्मूले की तरफ मूव कर जाएंगे। मतलब हमारे पास बाइसेक्शन मेथड का एक फॉर्मूला है a+b/2, आप चाहते हैं ये फॉर्मूला राइट करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बटन प्रेस करेंगे। ये हमारे पास कोई थर्ड रो में होगा, स्टार्ट में ये बटन होता है, यानी कि ये हमारे पास फ्रैक्शन का बटन है इस अंदाज में, यानी कि ये न्यूमरेटर में टर्म होगी और डिनोमिनेटर में कोई टर्म होगी। बट्टे के ऊपर टर्म है और बट्टे के नीचे हमारे पास एक टर्म है। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट भी आपके पास एक बॉक्स होगा और डिनोमिनेटर में भी पार्ट एक बॉक्स होगा। न्यूमरेटर में टर्म्स आप लिखेंगे और डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स लिखेंगे, क्योंकि ये टर्म हमारे पास न्यूमरेटर में एग्जिस्टेबल है एंड आल्सो एग्जिस्टेबल ऑन डिनोमिनेटर फॉर्मेशन। तो न्यूमरेटर में आप चाहते हैं कि a+b राइट करना है, तो आप कैलकुलेटर से क्या कर सकते हो, कैपिटल A प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। यानी कि न्यूमरेटर में a+b फॉर्मेशन आ गई और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। ये हमारे पास कैलकुलेटर में आपने सेव कर लिया बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो जो है ना रिजल्ट, ये यूज करने होंगे। आप जब इसमें कैल्क का बटन प्रेस करेंगे ना ये लिखने के बाद, यानी कि कैपिटल A प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाई 2, तो कैल्क का बटन जब प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज A, आप A की वैल्यू पुट करेंगे। आपसे जब आप फर्ज करें, मैं कहता हूं कि आपने 2 पुट किया, तो आप जब वो 2 पुट कर दिया A के बाद, A जब आपने 2 कमांड दे दी, ठीक है ना, तो आपसे वो उसके बाद पूछेगा कि आप राइट करें व्हाट इज B, आपसे पूछेगा वो B की वैल्यू क्या है। आप फर्ज करें कह देते हैं कि वो है 3, ठीक है ना। तो आपने जब वो B की वैल्यू 3 भी राइट कर दी तो फिर वो आपके पास एक फाइनली a+b/2 का रिकमेंडेड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस अंदाज से वो कैल्क का बटन प्रेस करते हुए हम मजीद कैलकुलेशंस को, फॉर्मेशन को अप्लाई करते जाते हैं। ये मतलब दो जो हमारे पास फंक्शन है, यानी कि फर्स्ट हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन का रिजल्ट होता है वो कैलकुलेटर में सेव किया, एक फंक्शन ये। नंबर 2 आपके पास दूसरा फंक्शन वो होगा जो आपका मेथड होगा, मतलब बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, सीकेंड मेथड है, या फिर न्यूटन राफ्सन मेथड है, या फिर फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड है। तो कोई भी मेथड हो तो वो आपके पास सेकंड फॉर्मूला होगा, ठीक है, कैलकुलेटर में। एक आप ये बातें माइंड में रखिएगा, ठीक है। यानी कि एक आपने फंक्शन गिवन क्वेश्चन जो आपको दिया जाए वो आपने कैलकुलेटर में फंक्शन सेव करना है, नंबर 1। नंबर 2 आपने कैलकुलेटर में वो फंक्शन सेव करना होता है जो आपका फॉर्मूला बाइसेक्शन मेथड या कोई भी डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग होगा। तो जो मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वो रिजल्ट वो भी कैलकुलेटर में सेव करना होगा। अब दो मेथड जब आपके पास आ जाएंगे, आप चाहते हैं कि आपने गिवन फंक्शन वाले में वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आप ना वो रिप्ले का बटन होता है इस तरीके से, ये रिप्ले का बटन है, सर्कल में होता है, ये हेडर पे ही है। तो रिप्ले बटन होगा, उसमें आपने ना जब अपवर्ड करेंगे तो आपके पास गिवन क्वेश्चन वाला पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा जो आपके पास क्वेश्चन एप्लीकेशन में होता है। अगर आप उसको डाउनवर्ड वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो फॉर्मूला बाइसेक्शन मेथड जो आपका मतलब ये जो मेथड है वो वाला फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा। जब आप मतलब ये बात आप जब देखेंगे ना, जब आपने दो फंक्शन सेव कर लिए होंगे कैलकुलेटर में,
जब आप अपवर्ड वाला बटन रिप्ले करेंगे तो आपके पास ये वाली बात आ जाएगी, ये वाली बात ए क्यू माइनस 4a+9। जब आप रिप्ले के डाउनवर्ड वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो आपका मेथड का फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब a+b/2। तो इस तरीके से आपके कैलकुलेटर में एक वक्त में ये वाला फंक्शन भी सेव होगा और ये वाला फंक्शन भी सेव होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको 3, 4, 5 जितने भी फंक्शन फाइंड करने हो तो आप अपने कैलकुलेटर में जैसे मैंने 2 राइट करवाए, क्योंकि हमें जरूरत ही 2 फंक्शन की पड़ेगी, तो इस तरीके से हम वो फंक्शन राइट कर लेते हैं। अगर हमें ज्यादा आगे जितने भी न्यूमेरिकली सोल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, उसमें 3 फंक्शन भी यूज करने पड़ सकते हैं, 4 फंक्शन भी यूज करने पड़ सकते हैं, तो हमने इस तरीके से वो रिप्ले वाला काम किया करना होता है। जब हम फर्स्ट के तीसरे फंक्शन में जाना पड़े तो हम रिप्ले का अपवर्ड वाला बटन प्रेस करेंगे 2 बार, तो वो हमारे पास थर्ड वाला फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। जब हम 2 बार नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे वो हमारे पास प्रीवियस हम गिवन क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, ऐसे होगा। एक बार प्रेस करेंगे वो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड का आ जाएगा। इस अंदाज में वो फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप कैलकुलेटर को जितना अंडरस्टैंड करेंगे आपके लिए उतना ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना इजी होगा। ये बात आपने बहुत मेंटेन करनी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसको एक्सप्रेस करने की तरफ। नॉन लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इसको मैं वैसे ही ओरली आपको बता चुका हूं कि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये मैंने राइट भी किया हुआ है कि इट्स फॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन बिलो रिलेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन ऑलवेज होल्ड इन द सेंस ऑफ होमोजेनियस फॉर्मेशन एंड एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। ये इज नेवर इक्वल टू 0 वाली बात कभी भी नहीं आएगी। ये हमेशा हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन तभी एग्जिस्टेबल होता है जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो हो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वो इक्वल टू 0 है तो हमारे पास नॉन लीनियर टर्म्स को जो इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं उनको फुलफिल कर पा रहा होता है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट मेथड की तरफ। हमारा फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड को हम इंट्रोडक्टरी इनकी जो लैंग्वेज के नेम्स होते हैं कंप्यूटेशनल फॉर्मेशन के अंदर जो इनकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि बाइसेक्शन मेथड को किस और नाम से जान सकते हैं हम। इसके जो नेम हैं वो भी होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज बोल्जानो मेथड। ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि बोल्जानो मेथड से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर इसका एक और नेम भी है इंटरवल हाल्विंग मेथड। ठीक हो गया, ये इसका थर्ड नेम हो गया। अब हम चलते हैं इसको समझने की तरफ। हमने अब ये देखना है कि ये हमारा जो प्रोसेस है बाइसेक्शन मेथड वो किस अंदाज में टैकल करता है, किस अंदाज में अपनी गुफ्तगू करता है, टैकल कैसे होता है, आगे इसकी बातें किस अंदाज में फुलफिल होती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। मेन बातें जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ वर्किंग रूल। प्रोसेस ऑफ वर्किंग रूल में क्या होगा, गिवन दैट अ नॉन लीनियर इक्वेशन इज, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन होती है जो हमें क्वेश्चन एप्लीकेशन में दी जाती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स जो आपको दिया जाता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 जो हो वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन को फुलफिल करता है और कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे हमेशा बाउंडेड होता है। और कंटिन्यूअस फंक्शन की जो एक्सियम्स होती हैं, डिफाइंड फॉर्मेशन होती हैं क्लोज इंटरवल पे अंडरस्टैंडेबल के अकॉर्डिंग, यानी कि अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होगा उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिफाइंड होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए एंड बी की बात कर रहा है तो ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में ए उसका लोअर बाउंड होगा, बी उसका अपर बाउंड, दोनों में वो बार डिफाइंड है। Where f of x is continuous over the closed interval a and b, इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो x होगा इसमें x belongs to a, b closed interval। यही बात को मैंने राइट किया हुआ है, ये जो मैंने लैंग्वेज राइट की थी इसी को मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में राइट किया। दैट इज f of x is equal to 0 where जो यहाँ पर x होगा x belongs to a, b closed interval, यानी इसमें लोअर बाउंड a है एंड अपर बाउंड b। ये a भी डिफाइंड है बी भी डिफाइंड है। ठीक है, तो क्लोज पे ये बात फुलफिल्ड है। इट्स मीन कि एक्स बिटवीन है ए एंड बी के, ये भी बात ट्रू है। ये भी कह सकते हैं कि जो एक्स है यानी कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ये भी हम कह सकते हैं। ये हमारे पास रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लैंग्वेज में भी हमने देखा हुआ है, बट हम अपने न्यूमेरिकली सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को डील करेंगे इंटरमीडिएट और इसकी जो लैंग्वेजेस होती हैं। इंटरमीडिएट मीन यहाँ पर एक्स जो है ए और बी के बिटवीन लाई करता है, ये इस लिहाज से इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर ना कुछ टू केसेस अराइजेज होते हैं कि इफ एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा वहां पर एक्स की जगह आपने ए को रिप्लेस करना है
तो आपके पास वो फंक्शन ए की फॉर्मेशन में क्रिएट हो जाएगा। अब आपके पास ए की वैल्यू फर्ज करें मैं कहता हूँ 1 है, बी की वैल्यू मैं फर्ज करें कहता हूँ 2 है, तो ये आपका क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा 1, 2। इट्स मीन ए की वैल्यू 1 एंड आल्सो बी इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये मैंने वैसी स्पेसिफिक एग्जांपल आपको बताई है, ऐसे क्वेश्चनों में होगा। ठीक है गया। तो अगर आपके पास यानी कि एफ ऑफ एक्स को आप एक्स की जगह ए से रिप्लेस करते हैं तो वो बन जाएगा एफ ऑफ ए। अगर आप एक्स को बी से रिप्लेस करते हैं तो वो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ बी। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट कन्वर्ट क्या करना है कि आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जब डॉट प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट लिया, एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से मल्टीप्लाई करवाया, तो अगर वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसमें रूट्स ए और बी के बिटवीन कभी भी लाई नहीं करेंगे। ग्रेटर देन जीरो होता है तब, यानी एफ ऑफ ए का अगर आपने प्रोडक्ट एफ ऑफ बी के साथ लिया, एफ ऑफ ए का जब भी एफ ऑफ बी के साथ प्रोडक्ट लिया अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है, इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर आता है, यानी जीरो से बड़ा नंबर आता है पॉजिटिव, देन रूट्स डज नॉट लाइज बिटवीन ए एंड बी। ये बात माइंड में रखनी है आप लोगों ने। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि रूट्स लाई कब करेंगे, रूट्स लाई तब करेंगे जब उनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो आएगा, यानी कि एफ ऑफ ए का प्रोडक्ट एफ ऑफ बी से आपने कंटिन्यू करवाया। अब आपने देखा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई करने से लेस देन जीरो आता है, यानी नेगेटिव नंबर आता है। तो नेगेटिव नंबर आता है तो हम फिर कहेंगे कि आपका जो रूट होगा ए और बी के बिटवीन 100% लाई करेगा। ठीक है, यानी कि इनका प्रोडक्ट जो है एफ ऑफ ए का एफ ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो लेस देन जीरो आ गया, तो उनका जो रिलेशन होगा वो लेस देन जीरो की वजह से रूट को उनके बिटवीन लाई करवा देगा, यानी ए और बी के बिटवीन लाई करवा देगा। तो हमने ये लिखा हुआ है देन रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक हो गया। ये बात हमने अपने न्यूमेरिकल में सोल्व करनी होती है। ठीक है, ये बात हम रिजेक्ट कर देते होते हैं कि अगर कोई भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आता है तो रूट नहीं पड़ा होगा इनके बिटवीन। हमने ये बात को स्किप कर देना है, इसकी तरफ हम कभी भी नहीं जाएंगे। हमने किसकी तरफ मूव करना है, किसकी तरफ अपनी बात को कंटिन्यू करना है कि एफ ऑफ ए का एफ ऑफ बी के साथ जब भी मल्टीपल लिया अगर वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव नंबर आता है, मतलब मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव नंबर आ गया, तो रूट उनके बिटवीन पड़ा होगा। यहाँ पर जो ए फंक्शन है बी फंक्शन है इनके बिटवीन वो पड़ा होगा। देन रूट्स बिटवीन ए एंड बी। अगली बात क्या करनी है, आफ्टर दिस वी फाइंड सी बाय यूजिंग बायसेक्शन मेथड। यानी इतना करने के बाद हमने मूव कर जाना है अपने मेथड की तरफ। मेथड हमारा जो होगा, मेथड हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है, हम बाइसेक्शन की बात करेंगे। मेथड हमारा अगर रेगुलर फासी मेथड है हम रेगुलर फासी की बात करेंगे। मेथड हमारा सीकेंड मेथड है तो हम सीकेंड मेथड की बात करेंगे। मेथड हमारा न्यूटन रॉप्सन मेथड है तो हम न्यूटन रॉप्सन की बात करेंगे। अगर हमारा मेथड फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड है तो हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड की बात कर लेंगे। यानी कि जिस जैसा देश वैसा बेस होगा, यानी कि हमने आइट्रेशन परफॉर्म करवाने के लिए जो हमें रिक्वायर है, जो हमसे डिमांड की जाती है कि बाइसेक्शन करें, कोई मेथड करें, जो आपको रिकमेंड करवा दिया गया आपने उसको फॉलो करते हुए अपने फौरन माइंड में ये बात ले आनी है कि आपका मेथड का फॉर्मूला होता क्या है। आपने फॉर्मूला याद किया होगा, उस फॉर्मूले की तरफ मूव कर जाएंगे। वो है C इक्वल ए प्लस बी बाई टू, यानी कि बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल ए प्लस बी बाई टू। ये हमने राइट कर दिया। ठीक है ना, इसको कैलकुलेटर में राइट करना भी हमें अंदाजा हो गया है क्योंकि इसको हमने सीख भी लिया है। आज ही हमने अपने लेक्चर के अंदर के कैलकुलेटर से ए प्लस बी बाई टू लिखना कैसे होता है, राइट कैसे करना होता है। तो आफ्टर दिस वी अप्लाइंग फंक्शन एट C, ये बात देखिएगा। यानी कि जब आपने बाइसेक्शन मेथड ये राइट किया ना, यानी C इक्वल ए प्लस बी बाई टू, इसमें A की वैल्यू और B की वैल्यू डिफाइंड है, जो आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ था ना, यानी कि A कोमा B क्लोज इंटरवल जो X बिलोंग्स टू के अकॉर्डिंग था, उसमें A हमारे पास लोअर बाउंड था, B हमारे पास अपर बाउंड था। A और B की वैल्यू राइट की, उन दोनों को ऐड किया, डिवाइड 2 कर दिया, तो आपके पास C का आंसर आ जाएगा। और जब वो C का आंसर आएगा, आप उस C को अगर आप गिवन क्वेश्चन में यानी कि f ऑफ x में x की जगह C से रिप्लेस किया जाए तो आपके पास वो f ऑफ x f ऑफ C में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो f ऑफ C के लिहाज से फिर वो C की यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपने यहाँ पर f ऑफ C में पुट कर देनी है, तो वो आपके पास फंक्शन जो गिवन पोलिनोमियल के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो C की वैल्यू होगी ना, मतलब मैं कहता हूँ फर्ज करें a प्लस बी बाई टू, ए की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 3, 3 बाई 2 इट्स मीन 1.5, C की वैल्यू 1.5 आ गई। अब आपने C की वैल्यू 1.5 को गिवन फंक्शन में पुट करना है। फर्ज करें मैं कहता हूँ गिवन फंक्शन आपके पास
एक्स स्क्र माइनस वन है, तो आपने एक्स को सी से रिप्लेस किया, वो बन गया एफ ऑफ सी इक्वल सी स्क्र माइनस वन। अब आपने सी की जगह 1.5 पुट करना है, तो वो बनेगा 1.5 का स्क्र माइनस वन। अब आपने कैलकुलेटर से अगर चाहते हैं वो वैल्यू डायरेक्ट है, आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन राइट कर लेना है, यानी कि कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे एक्स की जगह ए, उसकी पावर लिखनी है 2, यानी कि अल्फा, और वो नेगेटिव वाला बटन प्रेस करना है तो वो अल्फा यानी कि वो कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा, और पावर वाला बटन प्रेस करेंगे वो पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए स्क्र माइनस वन। अब आपने वो कैल्क का बटन प्रेस करना है, जब आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ए की जगह ये सी की जो वैल्यू होगी ना यहाँ पर 1.5, वो आपने ए की जगह पुट करनी है। मतलब जो आपसे पूछ रहा होगा ना कि व्हाट इज ए, आपने कहना 1.5, जो आपसे वो पूछ रहा था व्हाट इज ए आपसे पूछ रहा है, तो आपने कहना है कि वो 1.5 जो सी की वैल्यू है वो आपने राइट कर दी। तो अब वो जब आप पुट कर देंगे व्हाट इज ए वाली बात, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ सी का होगा। वो आपने फिर जो आंसर वहां पर कैलकुलेटर पे शो होगा वो एफ ऑफ सी की जगह यहाँ पर आपने राइट कर देना है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो न्यू आइट्रेशन, जब ये एक आइट्रेशन इस तरह परफॉर्म हो जाएगी तो आपने न्यू आइट्रेशन की तरफ फिर मूव कर जाना है, यानी सेकंड आइट्रेशन पे जब आपने मूव करना है तो वहां पर आपके पास अगेन 2 केसेस अराइजेज होते हैं। केस नंबर 1 आपके पास ये अराइज होगा इफ एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास एफ ऑफ सी का आंसर यानी यहां पर जो आंसर आया है अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर आता है यानी ग्रेटर देन 0 आता है, ये मैंने लिखा भी है पॉजिटिव, इफ एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर आ गया, 0 से बड़ा नंबर आ गया, तो आपने क्या करना है कि एफ ऑफ सी का एफ ऑफ ए के साथ प्रोडक्ट ले लिया, यानी एफ ऑफ ए आपके पास फर्ज करें नेगेटिव नंबर है, क्योंकि प्रोडक्ट की बात आपने जो करनी है वो आपके पास एक लेस देन 0 वाली बात होगी, तो आप कहेंगे ये बात ट्रू है। तो जब भी एफ ऑफ सी पॉजिटिव रियल नंबर होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट हमेशा एफ ऑफ ए के साथ होगा, क्योंकि उसमें एफ ऑफ ए फिर हमेशा नेगेटिव नंबर ही देगा, वो मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है सिंस एफ ऑफ ए लेस देन 0, तो इट्स मीन देख लें एफ ऑफ ए क्या है लेस देन 0 यानी नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ सी हमारे पास देखें क्या है पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आएगा नेगेटिव, इट्स मीन कि वो लेस देन 0 होगा, ये बात ट्रू होगी। तो ये हमारी बात फुलफिल भी कर रहा है कि रूट्स बिटवीन करेगा या नहीं करेगा। ये हमने प्रॉपर्टीज देखी हुई है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट कोई भी दो फंक्शन का लिया जाए अगर वो लेस देन 0 आता है यानी एफ ऑफ ए का डॉट प्रोडक्ट एफ ऑफ सी के साथ लिया, अगर वो लेस देन 0 आ रहा है वो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ ए मैंने कहा कि आपके पास लेस देन 0 होगा, वो आप जब भी टेबल ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको एप्लीकेशन में करवाऊंगा, वहां पर एफ ऑफ ए नेगेटिव होगा। तो एफ ऑफ ए को एफ ऑफ सी के साथ मल्टीप्लाई किया यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो वो लेस देन 0 है, तो आपके पास रूट इनके बिटवीन फिर लाई करेगा यानी ए और सी के बिटवीन, यही मैंने राइट किया है, दिस इंप्लाइज दैट रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड सी। फिर इतना करने के बाद जब आपके पास ये बात मिल गई कि ए और सी के बिटवीन रूट लाई करेगा तो फिर आपने क्या करना है कि ए और सी के अलावा जो अदर देन हमारे पास बाउंडेड फॉर्मेशन होगी यानी ए के और सी के अलावा अदर देन वो बी होगा अदर देन, तो आपने क्या करना है कि वो बी को रिप्लेस कर देना है सी के साथ। एक बात ये बात माइंड में रखनी है यानी कि ए और सी के अलावा अदर जो हमारे पास बाउंडेड रीजन होगा वो होगा बी, ठीक है ना, तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है ऑलवेज सी के साथ, और इस तरीके से इनके जो फंक्शंस होंगे एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी इनको भी आपस में इंटरचेंज कर देना है, जिस तरीके से बी को रिप्लेस सी के साथ कर दिया उसी तरीके से एफ ऑफ बी को रिप्लेस कर देना है एफ ऑफ सी के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने एप्लीकेशन में माइंड में रखनी होगी, इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को फुलफिल करवाएंगे। ठीक है, अब केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल केस नंबर 2 आपका इन्हीं लाइंस पे फॉलो होगा, जैसे हमने पॉजिटिव की बात की वैसे अब हम नेगेटिव की बात करेंगे, ये हमारा अब रिवर्स बात होगी। इफ एफ ऑफ सी लेस देन 0 इट्स मीन कि वो नेगेटिव रियल नंबर होगा, एफ ऑफ सी का आंसर अगर 0 से स्मॉलर है तो ये अंडरस्टूड सी बात होगी कि हमारे पास लेस देन 0 अगर प्रोडक्ट बनाना है तो फिर एफ ऑफ बी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव से लिया जाए तो नेगेटिव आंसर क्रिएट करेगा। एफ ऑफ बी मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट लिया एफ ऑफ सी के साथ, तो ये हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आ रहा है, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है सिंस एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0। देखिए एफ ऑफ सी क्या है लेस देन 0 और एफ ऑफ बी क्या है ग्रेटर देन 0,
एफ ऑफ सी का जब एफ ऑफ बी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई लिया तो नेगेटिव नंबर है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या क्रिएट करेगा, देखें ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया है तो लेस देन जीरो आंसर क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, ये इसलिए डिटेल में आपको बात समझा रहा हूँ कि आपको जब क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इस लिहाज से ज्यादा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्यू टास्क है, आप लोगों ने इस तरीके का बिहेवियर कभी भी नहीं कन्वर्जेंस करवाया हुआ, इस लिहाज से ये बताना इंतहाई कंपलसरी है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में ज़्यादा खपत ना हो, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब देखिएगा एफ ऑफ बी यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, ये एफ ऑफ सी लेस देन जीरो इट्स मीन ये आपके पास नेगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ लेस देन जीरो कि नेगेटिव नंबर आएगा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, जब भी लेस देन जीरो आए दो फंक्शन के पोलिनोमियल जब आपस में प्रोडक्ट हो तो उनका नेगेटिव रोल हो, तो आपके पास नेगेटिव नंबर क्रिएट कर रहे हों, लेस देन जीरो हो रहे हों, तो आपके पास रूट्स इनके बिटवीन लाई करेंगे जो यहाँ पर होंगे फंक्शन यानी कि बी और सी के बिटवीन, वही मैंने राइट किया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट रूट्स लाइज बिटवीन बी एंड सी। ठीक है ना, तो आल्सो फिर हम क्या बात करेंगे, जब रूट्स बी और सी के बिटवीन लाई करेंगे तो इनके अलावा अदर देन जो बाउंडेड रीजन होगा, अदर देन बी और सी के अलावा क्या रह जाएगा, ए। अब ए को हमने फिर रिप्लेस करना होगा, जैसे हमने केस नंबर 1 में बी को रिप्लेस किया था ना, वैसे ही हम अब यहाँ पर केस नंबर 2 में ए को रिप्लेस करेंगे, वहां पर बी को रिप्लेस किया था सी के साथ, यहां पर भी वही बातें हैं कि ए को हम रिप्लेस करेंगे अगेन सी के साथ। ठीक है, बी और सी के अलावा अदर देन जो बाउंडेड रीजन रह जाएगा वो है ए, फिर ए को हमने रिप्लेस कर देना है सी के साथ। ऐसे ही जैसे हमने अब ए को सी के साथ रिप्लेस किया है, इनके फंक्शंस को भी आपस में रिप्लेस कर देना है, यानी एफ ऑफ ए इज आल्सो रिप्लेस बाय एफ ऑफ सी। ठीक हो गया बात, यानी कि ए को सी के साथ रिप्लेस कर दिया केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग, और एफ ऑफ ए को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ सी के साथ। तो ये प्रोसेस हमने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक हमें कोई रेपिटेशन ना आ जाए एफ ऑफ सी की, और जब तक हमें ये हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस सेम 0 0 शो ना कर दें, तब तक हमने ये बात को कंटिन्यू ही रखना है। जब तक हमें ये बात नहीं मिलेगी और ये रेपिटेशन नहीं मिलेगी, हमने ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखते जाना है, प्रोसेस करते जाएंगे, टर्मिनेशन होती जाएंगी, वो आइटरेशन परफॉर्म होती जाएंगी। जब हमारे पास रेपिटेशन आ जाएगी हम स्टॉप कर देंगे। जब हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 0.tetra04 हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस पे 0 0 आ गए, हम अपने प्रोसेस को स्टिल कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है क्या, ये हमारे पास इसका प्रोसीजर है। ये बात एंड पे जाकर आपने फॉलो करनी होती है। जब हम कोई 10-12 आइटरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, आइटरेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर किया कंटिन्यू, फिर उसके बाद वैसे ही प्रोसीजर फिर अगेन कंटिन्यू किया, हमारी बात पूरी नहीं हो रही, फिर हम थर्ड आइटरेशन पे चले गए, मतलब तीसरी बात पे, फिर हम चौथी बात पे चले गए, पांचवी बात पे चले गए। ये जो पहली बात से दूसरी में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं, तीसरी से चौथी में बात में जा रहे हैं, ये जो हम बात डीलिंग्स कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपके पास टर्मिनेशन होती हैं। ये आपके पास टर्मिनेशन आइटरेशन को परफॉर्म करवाने का एक वे है। ठीक है ना, तो ये मैंने वही राइट किया, दिस प्रोसेस स्टिल कंटिन्यू परफॉर्म आइटरेशन व्हेनेवर एफ ऑफ सी इज रिपीटेड, यानी कि रेपिटेशन या रिपीटेड हो, और एफ ऑफ सी रिपीट होना हो, अदरवाइज 4 डेसिमल प्लेसेस शो दिस फॉर्म। शो दिस फॉर्म मीन कि 0.4 डेसिमल प्लेसेस 0 0 होने चाहिए। देन आप क्या करेंगे, अपने मेथड को स्टॉप कर देंगे। देन अवर मेथड कन्वर्जेंस, हमारा मेथड कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्जेंस लीड कर जाएगा, हमारे पास एक रीच्ड प्रोसेस हो जाता है, इज स्टॉप्ड, हमारा मेथड वहां पे स्टॉप हो जाएगा, एंड आल्सो टर्मिनेट दी आइटरेशंस, यानी कि फिर हम अपने मेथड को वहां पे स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट करवा देंगे, और वहां पर हमारे पास जो जीरोस का रूट होगा ना, वो जितनी आइटरेशन पे हमें मिलेगा वो उसका रूट होगा। मतलब मैं चाहता हूं कि हमें रूट फाइंड करना था, वो हमारे पास रेपिटेशन आ गई है या 4 डेसिमल प्लेसेस पे जाकर वो 0 0 शो कर रहा है, और वो मैं कह रहा हूं कि वो मुझे आइटरेशन नंबर 13 पे जाकर या 14 पे जाकर मुझे ना वो रूट मिल गया है जिस पे मुझे रेपिटेशन मिल गई है, या फिर
4 डेसिमल प्लेसेस पर 0 मिल गए हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस पे 0 यानी 4 जीरोज मिल गए हैं, तो वहां पर हमारे पास वो रूट होगा। मतलब मैं कहता हूँ 13 या 14 पे जाकर आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद, 13 या 14 आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे रूट मिल गया, तो मैं लिखूंगा कि C13 इज इक्वल टू वो रूट होगा। वो रूट मैं कहता हूँ फर्स्ट करें 0.4259 है, तो वो हमारा रूट लाई होगा 13 आइट्रेशन पे जाकर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 14 आइट्रेशन पे जाकर मिले, तो हम कहेंगे C14 इज इक्वल टू 0.4259। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास जो आइट्रेशन होगी, जितनी आइट्रेशन पे जाके वो रुकेगा, जितनी आइट्रेशन पे जाके स्टॉप होगा, टर्मिनेट होगा, वो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड या फिर जितने भी हम आगे ऑनवर्ड मेथड्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हमारा एक प्रोसेस होगा, जो हमारा रूट फाइंड करने का एक अंदाज है, रूट को मालूम करने का एक वे होगा। तो होपफुली आज के स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर लिया होगा आज के लेक्चर को। अगर किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई हो, या कैलकुलेटर को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर किसी स्टेप में मेथड का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये गुफ्तगू किस अंदाज में हो रही है, कैलकुलेटर के अलावा हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है वो किस अंदाज में अंडरस्टैंड करना है, कोई कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आर डी स्टूडेंट। और अपने स्टेप्स न्यूमेरिकली लिहाज से, और जो आपका सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसमें डीपली अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ करना बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपके पास कैलकुलेटर की वैल्यूज़ कोई और बटन प्रेस कर दिया है, तो कोई और फंक्शन राइट कर दिया है, तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं आप बता सकते कि कहाँ पर मिस्टेक आई है। ये आपने बहुत मेंटेन बात ख्याल रखनी है। तो आपने कैलकुलेटर को बहुत एहतियात से यूज़ करना होगा, और टैकल करना आपने बिल्कुल एहतियात से है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।